Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter oscillation और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिशन ऑफ 2SHM. कंपोजिशन ऑफ 2SHM, ये आप लोगों को हेडिंग डालनी है यहां पर, कंपोजिशन ऑफ 2SHM. हमारे पास में अब देखो यहां पर क्या हो रहा है. लेट से हमारे पास में दो पार्टिकल है, लेट से हमारे पास में दो पार्टिकल हैं और दोनों की दोनों पार्टिकल क्या हैं, SHM कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं. उनका टाइम पीरियड यहां पर आपको सेम दिया गया है. टाइम पीरियड इज गिवन एज सेम, कि भैया दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है. उसके बाद में इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग है और लेट से कि इनिशियल फेज भी अलग है. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, टू पार्टिकल्स, हम लोगों ने कितने पार्टिकल्स लिए हुए हैं, दो पार्टिकल्स, दोनों की दोनों SHM कर रहे हैं. टाइम पीरियड हम लोगों ने यहां पर सेम लिया है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट लिया है. एम्पलीट्यूड जो है आपका ये आपका डिफरेंट है. इनिशियल फेज जो है, इनिशियल फेज है वो भी आपका डिफरेंट है. अलग अलग इनिशियल फेज के साथ में ये चल रहे हैं और लेकिन इनका जो पाथ है वो आपका पाथ भी क्या है, सेम है. मतलब एक ही पाथ पर सेम एम्पलीट्यूड से, सॉरी अलग अलग एम्पलीट्यूड से, अलग अलग इनिशियल फेज से, लेकिन सेम टाइम पीरियड के साथ में SHM कर रहे हैं. तो इस केस में आपके पास में यहां पर पूछा जा रहा है कि भैया जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा. मतलब लेट से आपके पास में एक पहला पार्टिकल मैं कंसीडर कर लेता हूं, उसके पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है x1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1. ठीक है, x1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 और दूसरा जो दे रखा है, दूसरी इक्वेशन वो दे रखी है A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. ठीक है, ये आपके पास में गिवन है, ये आपके पास में क्या है, गिवन है. अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आप हमेशा तो ये करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखवा देते हैं रिजल्ट, लेकिन इसका डेरिवेशन क्यों करवा रहे हैं. तो इसका डेरिवेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कोई ऐसा सवाल यहां पर फंसा के दे दे जिसमें आपको सॉल्व ही करना पड़े. तो किस अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको एक तो ध्यान रखना है. दूसरा यह है कि इसमें जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट के पश्चात हम लोग कुछ रिजल्ट्स बनेंगे, उन रिजल्ट्स को क्या करेंगे, याद रखेंगे. ये सेम रिजल्ट्स बेटा आपको कहां पर काम आने वाले हैं, वेव्स वाले चैप्टर में. ऑसिलेशन खत्म होते ही वेव चालू होने वाला है. वेव्स हालांकि काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग उसके बाद में ऑसिलेशन के बाद में वेव्स ही पढ़ते हैं. सो ऑसिलेशन के पश्चात आपका जो नया चैप्टर चालू होगा दैट विल बी योर वेव्स. वो क्या रहने वाला है, वेव्स रहने वाला है. वेव्स में बिल्कुल सिमिलर टाइप की इक्वेशन डिराइव होंगी, लेकिन वहां पर क्या होगा ना, वहां पर या तो हम लोग एक जगह कर रहे होंगे कि एम्पलीट्यूड को सेम कर दिया, एक जगह क्या कर रहे होंगे, एक का फेज डिफरेंस 0 लेंगे और एक का अल्फा लेंगे. तो इस बेसिस पर वहां पर डेरिवेशन फिर से आएंगे, वहां पर डेरिवेशंस फिर से आएंगे. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑसिलेशन चैप्टर में ही जो टाइम जाना है हमारा वो ले लेते हैं, वो टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं इस चैप्टर में और यहीं पर इसके डेरिवेशन को अच्छे से सीख लेते हैं. ठीक है, वहां पर वेव चैप्टर में जाकर आपको देखने को मिलेगा डबली पीरियोडिक फिनोमिना विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वही कहानी बढ़ने वाली है. सो इसलिए मैं बोलूंगा ये डेरिवेशन को बेटा आप लोग ध्यान से देखें और जो फाइनल रिजल्ट आएंगे उनको आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट चलेगा आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, वहां पर भी वही वर्ड लिखे जाएंगे. तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, x विल बी रिटन एज, ये जो आपका x है ना, x मतलब रिजल्टेंट पोजीशन जो आपकी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी x1 प्लस का x2. ठीक है, x विल बी रिटन एज
x1 प्लस का x2। अब यहां पर आपको इसको डेरिवेशन को सॉल्व करना है। मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन देता हूं। सिंपल सा सजेशन ये है कि देखो, जो आपके पास में फाइनल इक्वेशन आएगी, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, तो आपको निकालना क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट फेज निकालना है। ये दो चीजें आपको यहां पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, स्क्रीन का जो साउंड है उसको कम कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि डेरिवेशन अपना चलता रहेगा आगे और आप खुद से डिराइव कर लीजिए। कोशिश करने में क्या जा रहा है, लेट्स हैव अ ट्राई। ओके, सो भैया मैं यहां से कह सकता हूं कि x विल बी रिटर्न एज x1, मतलब मैंने लिख दिया a1 साइन ओमेगा टी प्लस का अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस का अल्फा 2। बोलो सही है? ओके, चलो। सो अगला स्टेप जो यहां पर बनेगा वो बनेगा x बराबर a1 एज इट इज, और इसको हम लोग साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, ठीक है? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये फॉर्मूला नहीं आता होगा। नहीं आता है तो कोई डरने की बात नहीं है। साइन a कॉस बी प्लस का कॉस a साइन बी, ये आपका साइन a प्लस बी। ध्यान रखना, साइन a प्लस साइन बी नहीं है, ये साइन a प्लस बी है ब्रैकेट के अंदर में। इस फॉर्मूले को आप लोग रखेंगे याद। चलो, सो आगे बढ़ जाता हूं मैं अगले पॉइंट पर। तो मैं यहां लिखूंगा x विल बी इक्वल्स टू a1, मैं यहां पर ब्रैकेट लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस का कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1। ये यहां पर पहली टर्मिनोलॉजी हो गई। a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 को मैंने एक्सपांड कर दिया है, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1, साइन a कॉस b प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 कॉस a साइन b के टर्मिनोलॉजीज में, प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस का कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। ये आपका दूसरा, ठीक है? दोनों को मैंने एक्सपांड करके लिख दिया है। इसके पश्चात अब यहां पर थोड़े थोड़े से स्टेप्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा बेटा, तभी आप इन चीजों को देख पाओगे। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब जो एम्पलीट्यूड्स वगैरह हैं इनको अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपके पास में टोटल 4 टर्मिनोलॉजीज आएंगी और फिर उन्हें हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करने का काम करेंगे। मतलब अगला स्टेप, इट इंप्लाइज x विल बी इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। बोलो, ये 4 स्टेप, देखो 4 टर्म्स बनेंगी, वो 4 टर्म्स को मैं यहां पर लिख चुका हूं, यस और नो। अगला स्टेप देखिए, देखो ये स्टेप का ही पूरा फंडा है। मैं इन दोनों स्टेप्स से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले रहा हूं, a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 वाला और a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 वाले टर्मिनोलॉजी से साइन ओमेगा टी को मैं क्या ले रहा हूं, कॉमन। तो देखिए क्या बचने वाला है, आप लिखेंगे इट एम्प्लाइज x बराबर साइन ओमेगा टी को कॉमन लेने के पश्चात आपके पास में बचेगा a1 कॉस अल्फा 1 प्लस का a2 कॉस अल्फा 2 प्लस फिर आपको कॉस ओमेगा टी को कॉमन लेना है। और कॉस ओमेगा टी कहां से बेटा, इन दोनों से आपको कॉस ओमेगा टी कॉमन मिलेगा, तो उसे आप लिखेंगे a1 साइन अल्फा 1 प्लस का a2 साइन अल्फा 2। बोलो, यहां तक के स्टेप में किसी को कोई परेशानी है क्या? आई डोंट थिंक सो कि किसी को परेशानी होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके अगला जो स्टेप है, इसमें हम लोग एक अजम्पशन ले रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं
एक अजम्पशन ले रहे हैं, और वो अजम्पशन देखिए मैंने क्या मान लिया, लेट आर कॉस डेल्टा बराबर A1 कॉस अल्फा 1 प्लस का A2 कॉस अल्फा 2 एंड आर साइन अल्फा बराबर A1 साइन अल्फा 1 प्लस का A2 साइन अल्फा 2। अजम्पशन ध्यान से देखिए, आर कॉस डेल्टा, और सॉरी बेटा ये अल्फा अल्फा ही लिखा गया मेरे से, डेल्टा, ठीक है, आर कॉस डेल्टा और आर साइन डेल्टा। ये बेसिकली क्या है, देखो ये ना एक बाद में एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम ही बनने वाली है, मतलब उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपका एक एसएचएम की ही इक्वेशन होगी। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यहां पर एक अजम्पशन लिया, आर कॉस डेल्टा और आर साइन डेल्टा। क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप जब देखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा की टर्मिनोलॉजी बनने वाली है, इसलिए ये अजम्पशन इस प्रकार से यहां पर लिया गया है। तो आप देखेंगे देयरफॉर यू कैन राइट x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी आर कॉस डेल्टा प्लस का कॉस ओमेगा टी आर साइन डेल्टा। ठीक है, चलो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं इट इंप्लाइज x बराबर आर कॉमन साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस का कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ठीक है, आ जाओ अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में देखो मैं क्या कह सकता हूं कि देखो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया। साइन ए मतलब ओमेगा टी, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इंप्लाइज एक्स बराबर आर साइन ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस का डेल्टा। ये आपके पास में एक ऐसी इक्वेशन आ गई जो आपके एसएचएम को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहां पर आर अननोन है और डेल्टा भी आपका क्या है, अननोन है। तो हम लोग सबसे पहले आर को फाइंड आउट करेंगे और फिर डेल्टा को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि भाई आपके पास में ये जो आई है इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, 1 एंड 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे कैसे कैलकुलेशन करूंगा बस वो देखना है आपको। आपने करना है इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए स्क्वायर करके। ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो देखिए आर कॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस आर साइन डेल्टा का स्क्वायर जब आप करोगे तो बेटा आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, बोलो सही है, इक्वल्स टू, टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, और इन दोनों का यहां पर आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो अभी के लिए मैं इसको लिख देता हूं A1 कॉस अल्फा 1 प्लस का A2 कॉस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस A1 साइन अल्फा 1 प्लस का A2 साइन अल्फा 2 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में इन दोनों को देखिए, यदि मैं इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास में बचेगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस का कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर, यस और नो। और जो राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट्स है इनको मुझे ओपन करना रहेगा, तो मैं लिखूंगा A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस का 2A1 A2 कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2, बोलो सही है क्या, प्लस इस वाले ब्रैकेट का बचा है बेटा अभी तक, तो आप लिखोगे क्या, मैं थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूं, A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस का A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस का 2A1 A2, और ये रहेगा बेटा आपका साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। ठीक है, स्टेप्स हो गया। अब यहां पर फिर से आपको एक नजर मारने की जरूरत है, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप कहेंगे कि भैया इट इंप्लाइज आर स्क्वायर बराबर, अब क्या करता हूं देखो फिर से,
फिर से देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, a1 cos स्क्वायर अल्फा 1 और a1 साइन स्क्वायर अल्फा 1 में a1 स्क्वायर कॉमन, यस और नो? तो उसी के बेसिस पर मैं कर रहा हूं a1 स्क्वायर, तो आपको बचेगा cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 का स्क्वायर, सिमिलरली आएगा cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 और प्लस 2a1 a2 कॉमन आएगा, तो आपको मिलेगा cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस का साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। बोलो ठीक है? ये वाले स्टेप पे फोकस कीजिए। मैंने क्या किया, a1 वालों को ले लिया, a2 और a2 वालों को ले लिया और इस वाले को इस वाले के साथ में मिक्स कर लिया। ठीक है, चलो अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा। ये वाली टर्मिनोलॉजी 1, ये वाली टर्मिनोलॉजी 1 और ये बच रही है। इसका एक फॉर्मूला आता है, फिर से उसको मैं यहां पर लिखे देता हूं। वो ये है cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, cos a cos b प्लस का साइन a साइन b। ध्यान रखना, cos में फॉर्मूला माइनस में होता है तब प्लस आता है, और cos a प्लस b होगा तो माइनस आएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b आएगा। ठीक है, तो मेरे पास माइनस बनेगा, तो मेरे पास में इस वाले टर्मिनोलॉजी का भी सॉल्यूशन हो चुका है। तो मैं लिख सकता हूं, देखो मैं एक बार थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं ताकि आप लोग एक बार देख सको, और देख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। इट इंप्लाइज आर स्क्वेयर बराबर a1 स्क्वेयर प्लस का a2 स्क्वेयर प्लस का 2a1 a2 cos ऑफ अल्फा 1 माइनस का अल्फा 2। सो यू कैन से दैट कि r जो आएगा वो आएगा अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस का a2 स्क्वेयर प्लस का 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस का अल्फा 2। ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये जो R है ये आपका कहलाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है बेटा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी आयाम। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा कहां पर? वेव्स वाले चैप्टर में। कौन से वाले चैप्टर में? वेव्स वाले चैप्टर में। बोलो यहां तक के डेरिवेशन में कोई परेशानी? बस सिंपल सी बात है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए थी। अब अगला जो स्टेप है वो है टू फाइंड डेल्टा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं जरा आइए देखिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो है ही है मेरे पास, कहां गई? ये रही। यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देता हूं तो देखो क्या मिल रहा है। 2 divided by 1, so I will get r sin delta upon r cos delta बराबर a1 sin अल्फा 1 प्लस का a2 sin अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 प्लस का a2 cos अल्फा 2। ठीक है, अब यहां पर जरा मैं थोड़ी सी नजर यदि मैं मारता हूं तो r से तो r कैंसल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा बेटा tan डेल्टा, और tan डेल्टा की वैल्यू आएगी a1 साइन अल्फा 1 प्लस का a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फा 1 प्लस का a2 कॉस अल्फा 2। ये यहां तक मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है। आपका काम था डेल्टा फाइंड आउट करने का। आपने tan डेल्टा यदि निकाल लिया है तो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a1 साइन अल्फा 1 प्लस का a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फा 1 प्लस का a2 कॉस अल्फा 2। ठीक है, ये आपके पास में फाइनल चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इनको समराइज करने के लिए एक बार फाइनल रिजल्ट्स को यहां पर लिख देता हूं। आपके पास में पहली इक्वेशन दे रखी है x1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस का अल्फा 1। ध्यान रखना
x2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस का अल्फा 2 दे रखा है। ध्यान रखना, आपसे जो सवाल पूछेंगे ऐसी इक्वेशन देगा और आपसे पूछेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सो योर r विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस का अल्फा 2। फॉर्मूले में ध्यान रखना ये दोनों प्लस है, यहां पर माइनस है। और जो डेल्टा आएगा जो कि रिजल्टेंट फेज होगा वो आएगा कितना, a1 साइन अल्फा 1 प्लस का a2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाई a1 कॉस अल्फा 1 प्लस का a2 कॉस अल्फा 2। ये आपके पास में क्या आ गया, रिजल्टेंट वाली सारी चीजों को मैंने यहां पर रख दिया है। अब क्या होता है, अब आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि फेज डिफरेंस इतना है, 0 है, 90 है, 180 है। ये 3 तो स्टैंडर्ड सवाल हैं। इनके अलावा भी तो कुछ सवाल बन सकते हैं, यस और नो। तो जो फेज डिफरेंस के सवाल पूछे जाते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं एम्पलीट्यूड के लिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो फेज डिफरेंस के साथ में सवाल पूछे जाते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए। और उन सवालों को हम लोगों को कैसे करना है जरा देखते हैं। सवाल है, ऐसा सवाल है, मानिए चलो वो इक्वेशन 2 दे रखी है आपको, 2 इक्वेशन दे रखी है, वही वाली। कौन सी वाली, ये 2 इक्वेशन गिवन है और बोला गया है इफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बराबर 0 देन फाइंड आर। सवाल समझ में आया। वो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, वो इक्वेशंस प्रॉपर लिखी हुई होंगी, बस इतना सा डिफरेंस है, मैंने वहां पर इक्वेशंस में नंबर्स नहीं डाले हैं, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। चलो तो मैं कैसे करूंगा भाई, तो भैया मेरे पास में है r बराबर अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 और कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की जगह 0, क्योंकि गिवन है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास में r का आंसर आएगा कितना बेटा, a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2। जो अंदर ब्रैकेट में जो टर्मिनोलॉजी दिख रही है उसे लिखा जा सकता है a1 प्लस का a2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे लिखने के बाद स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो r का आंसर आएगा a1 प्लस का a2। बोलो समझ में आया, यस और नो। अब इसमें भी एक क्वेश्चन और बढ़ा सकता हूं, लो सेम क्वेश्चन है, इफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बराबर 0 एंड a1 बराबर a2 फाइंड r। लो अगला सवाल कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। अभी आपके सामने यहां तक का तो सॉल्यूशन मैं निकाल चुका हूं कि भैया r बराबर आपका a1 प्लस का a2 है, लेकिन a1 बराबर a2 बराबर यदि a दिया है तो आंसर कितना आएगा, 2a। लो भाई कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है क्या, नो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल। वही 2 इक्वेशंस गिवन है और फिर बोला गया है इफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बराबर है 90 डिग्री। तो आपको सवाल है बेटा फाइंड आर। एक सवाल तो ये है, अगले सवाल में मैं क्या बोल दूंगा, a1 बराबर a2 बोल दूंगा। तो पहले इसको तो करो, तो इसमें क्या लिखोगे, r बराबर अंडर द रूट ऑफ, फटाफट करते चले जाओ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos 90। बोलो सही है क्या, फटाफट बोलो सही है क्या, बिल्कुल सही है। और यदि cos 90 की यदि आप बात करते हो तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब r का आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर। बोलो ठीक है। चलो इसमें अगला सवाल क्या पूछ सकता है, इफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बराबर 90 डिग्री एंड
A1 बराबर A2 बराबर A। बोलो कितना आंसर आएगा? तो आप बोलोगे R बराबर A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, मतलब अंडर द रूट ऑफ 2A स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूं √2 टाइम्स A। लो भाई एक और सवाल हो गया। यही सवाल है, आपको क्या लगता है कुछ और थोड़ी पूछने वाला है आपसे एग्जामिनर? बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। ये जनरल सवाल है जो आपसे मैं करवा रहा हूं अभी के लिए, स्टैंडर्ड वाले। आगे जैसे मैं चलता हूं और सवाल क्या पूछ सकता है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि इफ α1 माइनस α2 बराबर 180 डिग्री। पूछने दो क्या दिक्कत है? अरे भाई पूछने दो ना, क्या दिक्कत है? फाइंड आर। तो हम बोलेंगे, हमें तो आता है कि आर बराबर अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 और cos 180 डिग्री। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना cos 180 कितना होता है? -1 होता है। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है। तो -1 यदि मैं लिखूंगा तो आर का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना बेटा? A1 का स्क्वायर प्लस का A2 का स्क्वायर और -2A1 A2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि cos 180 -1 है, तो ये माइनस यहां पर आ जाएगा, तो ये माइनस बना देगा। चलो आगे बढ़ो। आर को आगे चल के लिखा जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बोलो कितने लोग एग्री नहीं कर रहे हैं? भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो आपने 2 से 2 को काट दिया, तो आर का जो आंसर आएगा वो आएगा A1 माइनस A2। आर का जो आंसर आएगा वो आएगा A1 माइनस A2। ओके, अब लास्ट पॉइंट और बचा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा इफ α1 माइनस α2 बराबर 180 डिग्री एंड A1 बराबर A2 बराबर A है, तो यह R की वैल्यू बता दीजिए। तो क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे R बराबर A माइनस A बराबर 0। R बराबर A माइनस A बराबर 0। बोलो हो जाएंगे क्या ये सवाल कि नहीं होंगे? आराम से हो जाएंगे। एक और कर दूं आपके लिए, 0 कर दिया, 90 कर दिया, 180 कर दिया, और कोई छोटा मोटा सा सवाल लेके कर लेता हूं। चलो मान के चलो मैं कर देता हूं 60 डिग्री के लिए। क्वेश्चन है कि इफ α1 माइनस α2 बराबर 60 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया बेटा? 60 डिग्री दे दिया। यस और नो? तो इस केस में क्या होगा? एंड एक और दे देता हूं, ऑल्सो A1 बराबर A2 बराबर A। एक ही साथ में पूरा सवाल है। चलो कैसे करोगे? तो आप लिखोगे कि वी नो दैट R बराबर अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 और कितना लिखोगे? cos 60। कितना लिखोगे? cos 60। अब यहां पर देखो cos 60 कितना होता है? 1/2। तो पुट करो वैल्यूज को, तो R बराबर आएगा कितना? A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का 2AA और 1/2। ये बीच में माइनस नहीं है, डॉट लग रहा है। ठीक है, यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि माइनस लिख दिया, तो माइनस नहीं है, ये कितना है? डॉट है। तो 2 से 2 काट लो, तो A स्क्वायर प्लस A इंटू A, तो R बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 3A स्क्वायर। सो इट इंप्लाइज आई कैन से दैट R इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स A। बोलो क्या परेशानी है इन सवालों में? आपको लगता है क्या कोई परेशानी है इनसे सवालों में? मुझे तो नहीं लगता है कि इनमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। यस और नो? श्योर हैं? ओके, चलो अब हम लोग मैं कुछ एक आधा न्यूमेरिकल आपको बताता हूं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं, और उस बेसिस पर अब देखो ये जो सवाल बनते हैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, इनके जो सवाल बनता है ना कंपोजिशन ऑफ 2SHM का, थोड़ा सा बड़ा सवाल रहता है। कैसा रहता है? बड़ा सवाल रहता है। इक्वेशन काफी बड़ी सी होती है और उस बेसिस पर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या कुछ और चीजें यहां पर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, श्योर हैं? करें एक सवाल? चलो करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, आपके पास में 2 पार्टिकल दे रखे हैं
और दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं। और उसमें आपकी पहली इक्वेशन दे रखी है x1 बराबर 3 sin 4 पाई टी, मतलब अल्फा 1 आपको क्या दे दिया, 0 दे दिया। और x2 बराबर दे दिया है 4 sin 4 पाई टी प्लस का पाई बाई 6, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, यदि आपको 30 डिग्री पसंद नहीं है तो आप 60 डिग्री लेके भी कर सकते हैं। अब देखो, इन सवालों में जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ये जो 4 पाई टी है तो यहां पर भी 4 पाई टी है, क्योंकि टाइम पीरियड मस्ट बी व्हाट, सेम। यदि टाइम पीरियड सेम नहीं है तो फिर तो परेशानी होने ही वाली है। ठीक है, फिर तो हम सवालों को भूल जाओ कि हमसे सवाल होने वाला है, क्योंकि फिर तो उसके लिए पूरा डेरिवेशन फिर से करना पड़ेगा, फिर उसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 कंसिडरेशन करने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट करते हुए चलना पड़ेगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट। चलो सो स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपको वेव्स वाले चैप्टर में क्या होगा, एम्पलीट्यूड सेम और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सवाल शायद पूछ ले, लेकिन अभी इसको तो करते हैं। तो क्या करना है बोलो। सबसे पहले तो देखो, इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यदि पूछा है तो मेरे पास A1 बराबर है 3, A2 बराबर है 4, अल्फा 1 बराबर है 0 और अल्फा 2 बराबर है पाई बाई 6। ठीक है, सो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कितना है बेटा, 0 माइनस पाई बाई 6, मतलब माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, चलो सो स्टार्ट विद द फॉर्मूला। तो R बराबर अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर, मतलब मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ -60। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, कॉस ऑफ -60, सॉरी -60 नहीं, माइनस पाई बाई 6, मतलब -30। ठीक है, ऑलरेडी रूट के अंदर में डेटा फंस गया यार यहां पे। चलो ठीक है, अब जो दे दिया वो दे दिया, मेरे को cos 60 लेना चाहिए था। लेट इट बी। अब क्या है, अब जो ले दिया फिर से मैं काट के सॉल्व कर सकता हूं इससे अच्छा। चलो 9 16 और ये प्लस आएगा, ध्यान रखना, कॉस ऑफ माइनस थीटा। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं फिर से, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो आपका कॉस थीटा ही होता है, इसलिए माइनस यहां पे उड़ जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो यहां पर 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 × 12, तो ये आएगा 12√3। कितना आएगा, 12√3। तो बेटा 16 और 9 25 हो गया। R बराबर अंडर द रूट ऑफ 25 प्लस का 12√3। तो बेटा 12√3 को यहां पे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 12 इंटू 1.732, तो आपके 12 दूना 24, 12 24 36 37 38, 12 7 84 85 86 87, 12 और 8 20, 1 2 3, तो 20.7। तो R का जो आंसर आ रहा है लगभग आ रहा है 45.7। सो अब आप देखिए, यदि आप रूट निकालने जाओगे तो 6 छंग 36 और 7 7 49, 6 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49, तो इसके बीच में है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो 6 से तो बड़ा आएगा और 7 से छोटा आएगा। तो R का जो आंसर आएगा 6 पॉइंट में मान लेता हूं 7। ठीक है, 6.7 इसका एम्पलीट्यूड आ गया। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने यहां पे कुछ लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे दिया नहीं है 3 किस में है, 4 किस में है, सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं उसको भी एवं ही छोड़ के चल रहा हूं। और क्या पूछ सकता है मुझसे, बोलो, डेल्टा। और क्या पूछ सकता है मुझसे, डेल्टा। तो आपको डेल्टा का फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। तो डेल्टा बराबर क्या लिखा था, tan इनवर्स ऑफ A1 साइन अल्फा 1 प्लस का A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस का A2 कॉस अल्फा 2। पुट द वैल्यू, तो आप लिखोगे डेल्टा बराबर tan इनवर्स ऑफ A1 3 इंटू साइन 0 प्लस का 4 इंटू साइन 30 अपॉन 3 इंटू कॉस 0 प्लस का 4 इंटू कॉस 30। 60 होता तो भी अटकते थे, कहीं ना कहीं तो रूट आने ही वाला है। तो बेटा डेल्टा का आंसर आएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ, देखो साइन 0 0 हो जाएगा तो इसको तो भूल ही जाओ, साइन 30 1/2, तो ये आएगा
2 होल डिवाइडेड बाई कॉस 0 होगा 1, तो यह आएगा 3 प्लस का कॉस रूट 30 कितना हो, कॉस 30 कितना होगा रूट 3/2, तो यह आएगा 2 रूट 3। ठीक है, तो यहां तक मैंने लिख दिया है। अब 2 रूट 3 को आप सॉल्व करेंगे तो रूट 3 मतलब 1.732 इंटू भाई 1.732 इंटू 2 करोगे तो 2 दूना 4, 6 4 3.464 और इसमें 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, डेल्टा बराबर tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 6.464। 2 से और काट लो बेटा, क्या कर सकते हैं, जितना काट सकते काट लेंगे, तो 1/3.232। लो भाई, ये आपके पास में डेल्टा का आंसर आ गया। कोई परेशानी हुई, बोलो, सवाल देख के कोई परेशानी हुई क्या? मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होनी चाहिए। यस और नो, श्योर है? लो, आपको एक और अच्छा सा सवाल मैं यहां पर करा देता हूं। वैसे इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपका ऑसिलेशन के जो टाइप है जिसके अंदर में डैम्प ऑसिलेशन होता है उस वही एक बचा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि मैं एक स्टैंडर्ड वाला एक सवाल होता है जो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। कहां गया? हां, ओके, एक आपके पास में 2 पार्टिकल्स के लिए कहानी चल रही है, वही कहानी, या फिर हम लोग बोलते हैं एक पार्टिकल है जो आपका एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसके लिए फ्रॉम मीन पोजीशन, क्या बोला गया है, फ्रॉम मीन पोजीशन, एक पार्टिकल की पोजीशन है x1 जहां पर वेलोसिटी है v1 और एक्सेलरेशन है a1, और x2 पोजीशन पर वेलोसिटी है v2 और एक्सेलरेशन है a2। ध्यान दीजिए, मैंने सवाल में क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जिसकी मीन पोजीशन से यदि पोजीशन x1 है तो उस समय उसकी वेलोसिटी है v1 और एक्सेलरेशन है a1, और जब उसकी पोजीशन x2 है तो उसकी वेलोसिटी है v2 और एक्सेलरेशन है a2। इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा उसको आपको याद रखना है। इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भैया आपको बताना है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब ये पाथ डिफरेंस नई टर्मिनोलॉजी क्या आ गई, तो x1 माइनस x2 निकालना इन शॉर्ट। ठीक है, इनको आपको यहां पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं जरा देखते हैं बेटा। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन के बारे में कि बेटा v इज इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये बात मैं जानता हूं, तो मैं लिख सकता हूं v1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। गलत जगह पे स्क्वायर लगा दिया मैंने यहां पे, है ना, चलो, a स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। बोलो ठीक है, मैं ये बातें जानता हूं या नहीं जानता हूं? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे तब आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल है फाइंड द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इनको कर लेता हूं आपस में डिवाइड। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर तो कट जाएंगे और आपके पास में बचेगा v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर कट जाएंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर। ठीक है, जो डेटा गिवन है उन्हीं डेटा के अंदर में आपको सोचना है। तो इधर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा बेटा, v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x2 स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अगला स्टेप आप सोच के बताइए मैं क्या कर सकता हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर वालों को इधर ले लेता हूं और उनको उधर डाल लेता हूं। तो मेरे पास में a स्क्वायर कॉमन लेने पर v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर बचेगा और इट इंप्लाइज ये जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर x2 स्क्वायर ये बच जाएगा। सो इट इंप्लाइज a को क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं अभी रूट वगैरह लेकर के, तो a बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर। ये आपके पास में एम्पलीट्यूड निकल के आया है। अब यदि आप चाहते हैं तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं,
लेकिन वही है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो बेटा जरूर बनेगी, क्योंकि आपको इसको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें दूसरा सवाल पूछा जाता है रिगार्डिंग द टाइम पीरियड, रिगार्डिंग द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 माना था, मैंने पहले 1/2 किया था। अब मैं क्या कर देता हूं, 1 माइनस का 2 कर लेता हूं। चलो भाई, 1 माइनस का 2 करूंगा तो मेरे पास में आएगा v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में देखो क्या होगा, यदि मैं ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करता हूं तो v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर बराबर यहां पर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर माइनस आएगा तो ये वाला जो है इसको काट देगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, देखो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर। बोलो समझ में आया? सर ये स्टेप ही समझ में नहीं आया, क्या कर दिया? तो एक काम करता हूं, रुको। इसमें हुआ ये है, ऊपर वाले ब्रैकेट को ओपन किया तो आपने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो आएगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं मैं इसमें, देखो ये डेरिवेशन वाले, इसमें कुछ एनिमेशन तो बनेगा नहीं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लाके भी दे सकता था। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा तो आपको मिलेगा v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर बराबर, पहले इस स्टेप को लिख लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर फिर से एक स्टेप किया जाएगा, दोनों में ओमेगा स्क्वायर को निकाला जाएगा कॉमन, तो ये बन जाएगा बेटा x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर और इधर में आपका v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। अब मैं क्या बोलता हूं, ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ध्यान रखना ऊपर 1 माइनस 2 है और नीचे 2 माइनस 1 आ रहा है, ऊपर में 1 माइनस 2 आ रहा है, नीचे आपके पास में 2 माइनस का 1 आ रहा है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं रूट लेता हूं तो रूट में तो बेटा इनका पॉजिटिव ही नंबर आना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रूट यदि सॉल्व हो रहा है, यदि ये रूट इसका सॉल्व करना है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो आगे पीछे लिख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यदि देखा जाए तो। ओमेगा को मैं लिख देता हूं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, सो यहां से देख लीजिए 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, यदि मैंने इसको लिखा तो टी बराबर कितना आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो मेरे पास में जो आंसर आएगा उसमें ये ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएंगे, तो टी बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? श्योर है? एक बात जो इंपॉर्टेंट मैंने बताई वो यह है कि यदि माइनस आ जाता है तो भी आपको पॉजिटिव ही लेते हुए सॉल्व करना है, तो भी आपको पॉजिटिव लेते हुए ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम था ना, आपने तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर से सॉल्व किया, हो सकता है कोई v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर से सॉल्व कर ले तो उसका आंसर बदल जाएगा। तो इसके कारण बेटा यहां पर ये छोटी सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। श्योर हैं? ओके, चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के मैं पूछता हूं आपसे, मान के चलो मैं पाथ डिफरेंस के बारे में बात करना चाहता हूं। सवाल सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, और वो है आपका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब आपको x1 माइनस x2 चाहिए, और x1 माइनस x2 में यदि पूछ रहा है तो वो v1 और v2 देगा, मतलब आंसर आपको v1 और v2 की टर्मिनोलॉजीज में ही होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको देखें, चलो स्टार्ट करते हैं जहां से हमारे पास में शुरुआत हुई थी। किस प्रकार से? तो देखो मेरे पास में एक इक्वेशन थी बेटा, v1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन थी v2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर। ओके,
यदि मैं यहां पर देखूं तो इट इंप्लाइज v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर करने पर आपको ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर मिल चुका है, सॉरी x2 माइनस x1 मिला है ना। हाँ यस, ये स्टेप मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ओके। अब मैं क्या कहता हूं, यदि मुझे एक्सेलरेशन लिखना होगा तो a1 विल बी रिटन एज माइनस का ओमेगा स्क्वायर x1 और a2 लिखना होगा तो मुझे लिखना होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर x2। बोलो सही है क्या? सॉरी यहां पर स्क्वायर और लगा दिया मैंने जल्दबाजी में, माइनस ओमेगा स्क्वायर x2। अब कैसे लिखा जाए, तो देखो मैं क्या करता हूं, दोनों को ऐड कर लेता हूं। तो मैं लिख सकता हूं a1 प्लस का a2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो ये आएगा x1 प्लस का x2। काम तो अभी भी नहीं हो रहा है, होते हुए नजर आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वो ये है बेटा कि यदि मैं इस इक्वेशन को लिख लूं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, और देखो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस का x1। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, यस। तो अब मैं इस इक्वेशन का सहारा लूंगा, ये वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन से क्या करूंगा, डिवाइड। देखो करेंगे तो क्या होगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर मेरे पास में आएगा v1 स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर अपॉन a1 प्लस का a2 बराबर ओमेगा स्क्वायर, और क्या था यहां पे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस का x1, और नीचे है माइनस का ओमेगा स्क्वायर x2 प्लस का x1 या x1 प्लस का x2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे उतना तो चल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, देखो इसको तो इससे काट दो, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर को काट दो, और इस माइनस को यहां एडजस्ट कर दो, तो आपको मिलेगा बेटा x1 माइनस x2 बराबर v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन a1 प्लस का a2। ये आपको मिल गया है पाथ डिफरेंस। ये आपको क्या मिल गया है, पाथ डिफरेंस। 1 माइनस 2 कर रहे हो तो यहां पे भी 1 माइनस 2 है, और यदि 2 माइनस 1 करोगे तो यहां पर 2 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। श्योर हैं? दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो आपको यहां पर पता होना चाहिए ही चाहिए, इसके बिना कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं निकल के आती है, ठीक है ओके। सो इसी के साथ में आपका लगभग चैप्टर समाप्ति की ओर है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक में, वो है आपका टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, इसके अंदर में पहला वाला जो होता है उसे कहा जाता है फ्री ऑसिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? फ्री ऑसिलेशन। अब ये जो फ्री ऑसिलेशन होते हैं वो कौन से ऑसिलेशंस होते हैं? फ्री ऑसिलेशन का क्या मतलब है कि जब आपके पास में कोई भी पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स ओनली, अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स, तो उस ऑसिलेशंस को हम लोग कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। उन ऑसिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। ये क्या हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ओनली, रीस्टोरिंग फोर्स ओनली। अब ये जो फ्री ऑसिलेशन वाली कहानी है वो एक आइडियल कहानी है जिसके अंदर में एम्पलीट्यूड, जिसके अंदर में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड एनर्जी रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। तो क्या आइडियली तो ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपके फ्री ऑसिलेशंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं क्या होगा? फ्रिक्शन आपको मिलेगा। और जैसे ही फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि उसके ऑसिलेशंस डिक्रीज होने लगेंगे, मतलब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगेगा। मान चलो, सिंपल सी बात है, फ्री ऑसिलेशन का मतलब समझिए। आपके पास में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, आपके पास में क्या है? एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। यहां पर m मास का ब्लॉक मैंने लगा दिया है, और ये अभी
इसको मैंने यहां से कुछ तो भी खींचा x डिस्टेंस तक और छोड़ दिया, ठीक है। तो भैया ये यहां तक आ रहा है, यदि यहां x गया है तो मैंने मान लिया भैया यहां पर भी x गया है, तो यहां से लेकर के यहां तक आपका ये जो ब्लॉक है वो आपका SHM कर रहा है। अब यदि ये इतना ही करता रहे हमेशा तो ये हो जाएंगे क्या, फ्री ऑसिलेशंस। लेकिन आप सोचिए यहां तो फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा ना, तो इस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगेगा। तो आइडियल सिचुएशन के लिए फ्री ऑसिलेशन वाली टर्मिनोलॉजी अच्छी लगती है, जहां पर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। लेकिन क्या आइडियल सिचुएशन से बाहर निकलने पर यदि मैं प्रैक्टिकली बात करूं, तो प्रैक्टिकली यदि मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि भैया प्रैक्टिकली यदि देखा जाए फ्रिक्शन विल बी प्रेजेंट, प्रैक्टिकली फ्रिक्शन विल बी प्रेजेंट। तो जब यदि ऐसा हो जाएगा कि भैया फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्लोली धीरे धीरे क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज, एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। यदि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो ऐसी जो सिचुएशन हमारे पास में बनती है प्रैक्टिकल वाली, तो उसे कहा जाता है डैंपिंग ऑसिलेशन। उसे क्या कहा जाता है, डैंपिंग ऑसिलेशन। ये आपका प्रैक्टिकल केस है, ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल केस है। तो ये जो डैंपिंग ऑसिलेशन की जब हम लोग बात करते हैं उसमें क्या होता है कि जब आपका समय के साथ में यदि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने लग जाए तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशन को क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैंपिंग ऑसिलेशन। वैसे आपको अमूमन डैंपिंग की जगह डैम्प्ड वर्ड ही ज्यादा मिलेगा, तो इसको हटा देता हूं मैं और यहां पर डैम्प्ड लिख देता हूं, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, ओके। अब ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है वो किस प्रकार से होते हैं, क्या यहां पर होता है, तो भैया यहां पर जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं उसमें एक डैंपिंग फोर्स आ जाता है। क्या हो जाता है, एक डैंपिंग फोर्स आ जाता है, और ये जो डैंपिंग फोर्स आता है उसके कारण ही आपका एम्पलीट्यूड क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। मतलब यहां पर देखिए रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही है, रिस्टोरिंग फोर्स पिक्चर में से कहीं नहीं गया है, आपका रिस्टोरिंग फोर्स है -kx एज इट इज। लेकिन इसी के साथ में यहां पर एक डैंपिंग फोर्स भी प्रेजेंट होता है, और वो आपका होता है माइनस टाइम्स BD इंटू वी, माइनस टाइम्स BD इंटू वी, या आप सीधा -BV ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा यहां पर फर्क पड़ने वाला है, B रहने दीजिए, ठीक है, माइनस का B इंटू वी, ये आपका एक डैंपिंग फोर्स भी यहां पर प्रेजेंट रहता है। तो ध्यान रखिए ये जो डैंपिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि मैं बात करता हूं यहां पर टोटल फोर्स की, तो भैया टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो टोटल फोर्स इन दोनों का समेशन यहां पर हो जाएगा। तो उस केस में मैं लिख रहा हूंगा F विल बी इक्वल्स टू माइनस का kx और माइनस का BV। भाई दोनों फोर्सेस को यदि मैं मिला दूंगा तो -kx और -BV, ये आपका ओवरऑल फोर्स रहेगा यहां पर आपका सिस्टम के अंदर में, और इस सिस्टम के अंदर के फोर्स के कारण हम लोग ओवरऑल कहानी जो बनाएंगे वो बनाएंगे F प्लस का kx प्लस का BV बराबर 0। यहां से आगे हम लोग लिखना चालू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लिखेंगे, m इंटू a मतलब d2x बाई dt स्क्वायर प्लस का kx प्लस का b और dx बाई dt बराबर 0। थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं तो मेरे को मिल जाएगा m d2x बाई dt स्क्वायर प्लस का b dx बाई dt प्लस का kx बराबर 0। तो ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आती है किसके लिए बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। किसके लिए आती है, डैम्प ऑसिलेशन के लिए।
जो फ्री ऑसिलेशन थे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े थे पूरे चैप्टर में, उसमें बस ये एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी आ गई बी डी एक्स बाई डी टी, उसके अलावा कोई चेंज है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। और ये करने के पश्चात आप यहां से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के लिए यदि हम लोग यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x बराबर एक्स एम। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये जो फाइनल रिजल्ट है वही सिर्फ आपको याद रखने हैं, e टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी, e टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी, और यहां आएगा साइन ओमेगा डैश टी प्लस का फाई, ओमेगा डैश टी प्लस का फाई यहां पर आपको मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ओमेगा डैश क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है, अब ये जो ओमेगा डैश है इसका भी हम लोगों को एक फॉर्मूला बन जाएगा, और वो फॉर्मूला रहेगा ओमेगा डैश बराबर अंडर द रूट ऑफ ओमेगा नॉट, जो कि आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करते हैं, माइनस का बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। डायरेक्टली रिजल्ट सी सिर्फ आपको यहां पर याद रखने होते हैं, बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस और नो। इसमें जो आपका एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए, इतना वाला जो पोर्शन है वो आपका एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है। आप देखेंगे कि भैया आप जानते हैं ना x बराबर a साइन ओमेगा टी से यदि मैं कंपेयर करता हूं तो आगे वाला जो पोर्शन है एक्स एम ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी, तो यहां पर जो b है उसे हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं, वो m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये आपका यहां पर क्या आ रहा है? एम्पलीट्यूड की इक्वेशन यहां पर निकल के आती है। ठीक है, श्योर है? उसी प्रकार से आपकी एनर्जी जो है वो भी आपकी टाइम डिपेंडेंट होती है, उसका भी आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही याद रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की यदि हम लोग बात करते हैं तो E बराबर, देखो फॉर्मूला याद रखना है, हाफ के कहां से आ रहा था? जो पहले था आपके पास में, के एक्स एम स्क्वेर ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी, के एक्स एम स्क्वेर ई टू द पावर माइनस का बी बाई टू एम इंटू टी, ये यहां पर इसकी कहानी निकल के आती है। अब हो सकता है कई लोग इसमें क्या करते हैं, ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम को लैम्बडा मान लेते हैं, ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी लिख देते हैं और उसके बेसिस पर कर लेते हैं, एक्सएम को ए नॉट मान लेते हैं, कैसे भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल कहानी तो आपकी यही रहने वाली है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इससे ज्यादा हम लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्योर? नाउ एक लास्ट पॉइंट और हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं और वो होता है बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वो कौन सा है? फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? तो देखो सिंपल सी बात है, आपने स्प्रिंग पेंडुलम लिया था, उसको खींचा और छोड़ दिया, तो वो नेचुरली कर रहा था, जब तो फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है तो वो अनंत काल तक ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या है कि धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो हमारा वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। लेकिन अब हम लोग यदि चलते हैं वापस से झूले वाले एग्जाम्पल पे, एक झूले वाला एग्जाम्पल कि हम लोग झूले, सावन का महीना झूल रहे हैं हम लोग, तो आगे पीछे मान चलो हम लोग क्या करते हैं, उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा पीछे जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? झूला झूलना चालू हो गया, वो ऑसिलेशन का केस हो गया। लेकिन हम लोग कभी ना कभी तो रुक जाएंगे, क्योंकि एयर फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा, तो हम लोग रुकेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में चलते चलते बीच में पैर से पीछे की तरफ क्या लगाते हैं? एक फोर्स लगाते हैं, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है बेसिकली ये आपको क्या करवाता है? ऑसिलेशन प्रोवाइड करवाता है, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन प्रोवाइड करवाता है। और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण हम चाहें तो अपना एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर सकते हैं, जो नेचुरल एम्पलीट्यूड होना चाहिए था। सोचिए, सिंपल सी बात है, ये आपके झूले की मीन पोजीशन है। ठीक है, ये झूला लटक रहा है, अब यहां पर आपके पास में मान के चलो इतना आपको छोड़ ये आपकी सिचुएशन है, आप इसमें झूला इतने में झूल रहे हो। ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एसएचएम बिकम्स व्हाट? बराबर है, वही कहानी है। अब जब आप यहां पर झूलते झूलते
यहां पर जो बीच वाली सिचुएशन है जनरली वहीं पे आपका पैर टिक रहा होता है, उसके आगे तो आप हाइट पे पहुंच जाते हो, थोड़ा सा तो हाइट बढ़ेगा। तो यहां पर आपने पैर से पीछे की तरफ ऐसे धक्का दे दिया, तो जैसे ही पैर से पीछे की तरफ धक्का दिया तो आप क्या हो जाओगे, इस पाथ पे आगे निकल जाओगे। तो आप बेटा यहां पर क्या आप एम्पलीट्यूड को बढ़ा पाए कि नहीं बढ़ा पाए, बढ़ा दिया। तो ये एम्पलीट्यूड जो बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ा है, बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण यहां पर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अब ये आपको हर बार करते रहना पड़ेगा, मतलब इसकी भी क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी भी क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी। और इस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी यदि इफ ये जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स becomes equal to natural frequency, तो यहां पर एक सिचुएशन आती है जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ये सिचुएशन कौन सी बन जाती है, रेजोनेंस। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम लोग नाम दे देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस पर जो सवाल होते हैं, यदि थियोरेटिकल कुछ पूछ लिया तो पूछ लिया, न्यूमेरिकल तो इसमें बनने हैं नहीं क्योंकि फॉर्मूला वगैरह तो कुछ भी नहीं है। यस और नो श्योर है, ये आपके पास में एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला टर्मिनोलॉजी यहां पर निकल के आ गई। तो अब आप सोचिए इसमें क्या हो गया। देखो पहले आपके फ्री ऑसिलेशन हो रहे थे, फ्री ऑसिलेशन आपके रुकने वाले हैं, किसके कारण, डैम्प ऑसिलेशन के कारण रुकने वाले हैं। तो उन्हें आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने क्या कर दिया, उन्हें इंक्रीज कर दिया। तो इस केस में जो आपके पास में जो फाइनल सिचुएशन आएगी, उस फाइनल सिचुएशन के अनुसार यदि देखा जाए तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए जो इसको कंटिन्यूअसली क्या कर सके, ड्राइव कर सके। किसको ड्राइव कर सके, जो आप झूला झूल रहे थे ना, उसको क्या कर सके, ड्राइव कर सके। तो उस क्या बोलते हैं, ड्राइवर फोर्स को हम लोग एक इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं, और वो इक्वेशन हो सकती है एफ ऑफ टी बराबर एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये ओमेगा को मैं ओमेगा डी टी लिख रहा हूं फॉर द ड्राइविंग फोर्स। देखो चैप्टर खत्म हो गया, कोई ज्यादा ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ और चीजें करनी है। सो ओवरऑल मैं यहां पर कह सकता हूं द टोटल फोर्सेस ड्यूरिंग मोशन। बताओ टोटल फोर्सेस कौन कौन से आ रहे हैं यहां पर। पहला फोर्स आ रहा है आपका रीस्टोरिंग फोर्स, बराबर है, एक फोर्स तो है आपका रीस्टोरिंग फोर्स, उसके बिना तो ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये आपका माइनस का kx। उसके पश्चात आपका कौन सा फोर्स आ रहा है, डैम्पिंग फोर्स, जो इसे क्या कर रहा है, रोक रहा है, माइनस का b इंटू वी। और तीसरा जो फोर्स है वो है आपका ड्राइविंग फोर्स। तो ये आपके पास में आ गया एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। सो आपके पास में जो नेट फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल है, तीनों को ऐड कर दिया, एफ नेट बराबर माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस का एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि एफ प्लस का के एक्स प्लस का बी वी माइनस एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी बराबर 0। बोलो सही है क्या। अब यहां से आप इसकी, ये आपके पास में एक इक्वेशन बन गई है जिसे आप चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में ला सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत आपको महसूस नहीं होगी। या फिर आप इस 0 को हटा लीजिए, काम कर लीजिए, लो इन 0 को हटा लो और यहां पर आप इक्वल टू का साइन लगा लीजिए, जैसा चाहे आप ऐसे कर लीजिए। जहां यहां तक पूछने वाले अपने को नहीं है, क्योंकि ये सारी इतनी चीजें डिटेल में हम लोगों को नहीं दे रखी हैं। ठीक है,
बस मैंने आपको बताना था, इसके लिए मैं यहां पर बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, यदि आपके पास में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट और ओमेगा डी, जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, मैंने एक पॉइंट बोला था यदि आपको याद हो, इफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए मैं लिखा होगा कहीं ना कहीं, लिखा जरूर था, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो कि ड्राइविंग फोर्स है बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ये सिचुएशन बनती है रेजोनेंस, और ये फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की खास बात क्या है कि यहां पर आपका एम्पलीट्यूड जो है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है यदि आपका एम्पलीट्यूड रेजोनेंस है। ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, और एनर्जी मैक्सिमम यदि हो रही है तो इसका मतलब ये आपका एनर्जी रेजोनेंस है। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी मैक्सिमम है। क्योंकि कई बार है ना सवालों में डाउट रहता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है कि एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होते हैं बेसिकली, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस और एनर्जी रेजोनेंस। तो उसके बेसिस पर एम्पलीट्यूड रेजोनेंस हो रहा है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और एनर्जी रेजोनेंस की बात चल रही है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। दोनों ही केस में जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी, उसके बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? श्योर। सो ये आपका टॉपिक था जिसे हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया है, और इसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त होता है। हालांकि कई जगह आपको बुक्स में बहुत सारी चीजें, वो लिसाजूस पैटर्न्स वगैरह वो सब दिए होते हैं, लेकिन उनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट था वही काफी एक्स्ट्रा पॉइंट हो चुका था, लेकिन फिर भी भाई कभी कभी यदि भूले भटके पूछ ले तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, आपको जो, अब देखो कई लोग बोलेंगे लिसाजूस पैटर्न्स तो शायद कंपोजिशन ऑफ 2 SHM में आता है, यस वहीं आता है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है अपने लिए देखा जाए तो। ठीक है, श्योर है? ओके, सो इसी के साथ में बेटा हम लोग क्या करते हैं, अपने इस चैप्टर जिसका नाम है ऑसिलेशन के समाप्ति की घोषणा करते हैं, और फिर से मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान एक नए चैप्टर के साथ में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.